हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कल नॉर्मलिटी तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। इसमें तो नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में रिलेशन देखते हैं। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या इसके बीच रिलेशन है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला रखें। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है इन, इसको डिनोट करते हैं इन बराबर, आप लोग कल फॉर्मूला लिखे थे W बटा में E गुना V। यहाँ पर इन लीटर था, इन लीटर, ठीक है। इसको हम इस इक्वेशन वन करते रहे और m बराबर बताए थे आप लोग को W बटा m, ठीक है। m क्या है? मोलर मास है, इसको ms लिख सकते हैं कोई, ठीक है। और इनटू v क्या था? इन लीटर था, ठीक है। अब इसको हम देखें, ये समीकरण का लिखते हैं इसको। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को भागा देते हैं। हम लिखे इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे n बाई m बराबर W बटा E इंटू V बटा W बटा MS इंटू V। ऐसा देखिएगा, इसको हम पलट दे रहे हैं। तो पलटने के बाद इधर हैं यहाँ पर, तो ये n बाई m बराबर, ये देखिए तो ये वाला पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? W बटा E इंटू V गुना ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MS इंटू V बटा W। ये W कट गया, ये V और ये भी क्या होगा? कट गया। तो हमारे पास आया n बटा m बराबर MS बटा में E। अब थोड़ा सा समझिएगा, E क्या है? E जो है इक्विवेलेंट वेट है। क्या है? इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर लिख रहे हैं E क्या है? EQIVALENT, इक्विवेलेंट वेट है। चलिए ठीक है। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको फॉर्मूला बताए हैं कि E बराबर जो होता है मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास बटा n फैक्टर। n फैक्टर जो होता है वो एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, और उसके बाद जो आयंस होते हैं उसके लिए कितने चार्ज हो इस पर, या साल्ट होता है उस पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर मोलर मास, यानी कि मोलर मास, ये भी देखो मोलर मास ये है और ये भी क्या है? मोलर मास है। तो यानी कि MS बटा में n फैक्टर क्या लिख सकते हैं? MS बटा में n फैक्टर। ये मान यहाँ पर पुट करते हैं, तो n बटा में m बराबर MS बटा, ठीक है, MS बटा में n फैक्टर। ये इसको पलट देंगे क्योंकि इसके बटा में एक है, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? n बटा में m बराबर, देखिए n फैक्टर ऊपर हो गया और ये गुना में MS हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा? ये MS। ये वाला कट गया, तो ये वाला कट गया, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इंक लग रहा है कि खत्म हो गया इसमें का, तो हम इसको क्या इस्तेमाल करते हैं? तो n बटा में m बराबर, ये कट गया तो क्या बचा? n फैक्टर। तो हमारे पास हुआ n बराबर m क्या है? तो m मोलारिटी है, तो m इंटू n फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू n फैक्टर। यही हमारे बीच में क्या है? रिलेशन है, ठीक है। इस पर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एक नया रिलेशन है जिसको बात कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे मोल फ्रैक्शन से। तो हम इसको मिटा दें, ठीक है। बस मोल फ्रैक्शन पहले इसको समझ ले, मोल फ्रैक्शन क्या है। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है? जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए है सॉल्यूशन में क्या है? एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट क्या है? B है। जो सॉल्यूशन बन रहा है दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, एक A और एक B। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का भाग होता है, उसमें निकलता है कि वो कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन जो होता है किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट या फिर मोल्स होता है। तो हम ये कहें कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो ए का कितना भाग उसमें प्रेजेंट है, वो भी कंसंट्रेशन का ही निकालने का टर्म है जिसको हम मोल फ्रैक्शन में निकालते हैं। तो अगर हम कहें कि इसका अगर n मोल है, n a मोल है और इसका जो है n b मोल है, तो अगर हम इसको मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसको लिखते हैं कि n a बटा जितना कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में उसको नीचे रख देते हैं उसका मोल को, n a प्लस n b हो जाता है। तो ये फॉर्मूला का बना हमारे पास, फॉर्मूला ये बना n मोल फ्रैक्शन बराबर n a बटा n a प्लस n b, अर्थात मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल का रेशियो। समझ रहे बात को? इसको हम लिख दें कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल तथा सॉल्यूशन में उपस्थित सभी कंपोनेंट का मोल्स का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। हम इसे डिनोट करते हैं, इसे x द्वारा डिनोट करते हैं, इसे x द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको देखें कि अगर हम और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोल जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जितना मोल फिक्स है वो उसके लिए फिक्स होता है। ये जो है ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। हम इसको लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम फार्मूला बताया अभी, अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, यदि हम क्या कहें, यदि दो कंपोनेंट ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी है, तो देखिए ए का मूल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मूल फ्रैक्शन इसको लिखेंगे एक्स ए। अब हम क्या कहें, इसका मोल ए का जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं उसके मोल को, और पूरे कंपोनेंट को जोड़कर नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर एन ए लिख सकते हैं और बाटा का लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर जो इतना भी कंपोनेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट है इसलिए यहाँ पर दोनों पे है, इसको ये x के लिए a का मोल फ्रैक्शन है, और अगला अगर हमारे पास b के लिए निकालना होगा तो b का नंबर ऑफ मोल रखेंगे, यानी कि xb बराबर क्या लिख सकते हैं, nb बटा na प्लस nb। और यहाँ पर n क्या है, n जो है na बराबर जो है वो Na जो है वो a का मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और Nb जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यानी कि Na और Nb जो है ए और बी का मोल है। समझ रहे बात को? ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट था जो मोल फ्रैक्शन के लिए। अब देखिए एक और बात ये देखिएगा कि अगर जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी का मोल का जो योग होगा, मोल फ्रैक्शन का योग होगा, वो 1 के बराबर होगा। इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे ये 1 के बराबर होता है। इसको पता है कि एक्स ए
और प्लस एक्स बी बराबर क्या होगी हमारे पास ए, यानी जितना भी कंपोनेंट है सबका योग एक ही होगा। ठीक है, इसको देख ले कि एक के बराबर है कि नहीं। हम यहाँ पर एक्स ए का मान कितना हमारे पास रहता है, यहाँ पर एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर एन बी के लिए क्या लिखे एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। देखिए अगर हम इसको बात करते हैं तो ये वाला जो है दोनों में क्लास निकलेगा तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और बटा में ये इससे कटेगा तो ये बचेगा एन ए और ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा एन बी बचेगा, तो एन बी हो गया। ये दोनों का कट गया, ये कितना हमारे पास ए, इसलिए कहें कि ये हमेशा क्या रहता है फिक्स रहेगा। जितने भी कंपोनेंट हैं उनका सभी का याद रखना है, जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट है उनके सभी का मोल फ्रैक्शन का योग एक होता है। समझ रहे बात को। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेगा, दो चार क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन को घोला गया है और बेंजीन जो घोला हुआ है कितना है 30% बाई मास है। आप लोग को पहले पढ़ा दिया हूँ कि बाई मास बाई वॉल्यूम, बाई मास बाई वॉल्यूम, ये सभी पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें देखिए और क्या दिया है और इसको क्या निकालने को बोल रहा है। बार बार कहते यही बात को ध्यान रखना कि 30% बाई मास है। बाई मास मतलब आप लोग को उस टाइम पढ़ाए थे कि देखिए W बाई W है, W बाई W % वाला दिया है। तो मान लिया गया कि अगर मान लो कि ये W क्या है, ये W जो होता है सोलूट के लिए होता है, ये जो W होता है किसके लिए सोलूट के लिए, और ये कैसे होता है सॉल्यूशन के लिए। ये W सोल्यूशन के लिए वो क्या होता है सोलूट के लिए। अगर मान लिया गया कि ये जो हमारे पास है ये सोल्यूशन 100 ग्राम का है, क्या कितना है तो 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो सोल्यूट कितना हो जाएगा उसमें 30 ग्राम, क्योंकि 30%। देखिए ये 100 का 30% बराबर 30 ग्राम होगा, यानी कि हम इसको 100 ग्राम ही मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा 30 ग्राम। तो देखिए सोल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्ट बराबर कितना हमारे पास हो गया 30। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो अब बचेगा यानी कि सोल्ट मतलब बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या करेगा सल्फेट की तरह काम करेगा। तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है जिसमें सोल्यूट 30 ग्राम का है। तो अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना बचेगा, तो 100 घटाओ 30 बराबर 70, यानी कि हमारे पास जो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि CCl4, क्या है CCl4 है, ये कितना जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास ये मिल गया, इसके लिए बेंजीन के लिए 30 ग्राम और ये इसके लिए 70 ग्राम। तो हम निकालते हैं अब इसका बेंजीन के लिए मोलर मास। तो बेंजीन का मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन देखिए कितना होगा हमारे पास मोलर मास ऑफ बेंजीन के लिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, इसमें 6 × 12 बचक 72 और प्लस 6 इक्वल टू कितना है 78 ग्राम मोल इनवर्स। और ये जो हमारे पास है मोलर मास ऑफ CCl4, इसके लिए क्या था 12 प्लस इसका होता है 35.5, 4 गुना 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसको करने पर 154 ग्राम मोल इनवर्स ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखें कि इसको मोल पहले होगा निकालना था। फार्मूला में है मोल फ्रैक्शन के लिए कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसको पहले मोल ऊपर रखना है और बाकी सभी कंपोनेंट का मोल, तो हमको मोल चाहिए मेन रूप से। तो हम इसमें मेनली रूप से मोल को ही निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो इन देखिए यहाँ पर बेंजीन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C6H6, ठीक है, एन बेंजीन बराबर तो वेट ऑफ बेंजीन बटा मोलर मास ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन बटा मोलर मास ऑफ बेंजीन। इसके क्या होता है देखिए यह हमारे पास है W बटा में M जो होता है इस पर रखेंगे, ये 30 बटा में इसको कटाएंगे तो कटेगा हमारे पास 0.384। उसी तरह से N, ठीक है, इसको निकालेंगे तो इसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के लिए CCl4, इसका क्या होगा वही बात फॉर्मूला W बटा में M। अब देखिए यहाँ पर तो ये हमारे पास है W के लिए मान कितना, इसमें W के लिए मान है 70,
70 बटा में 154, ये कटाने पर आएगा हमारे पास 0.454। तो हमारे पास इसका मान आ गया 0.454। अब देखिए अब हमको क्या कहना है, कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन अभी क्या कहें, मोल फ्रैक्शन किसके लिए, बेंजीन के लिए थे, HC6H6 बराबर। तो इसका मोल ऊपर रखेंगे यानी कि NC6H6 बटा और बाकी सभी कंपोनेंट के नीचे NC6H6 प्लस NCCl4। इसका मान आया है यहाँ पर 0.384 बटा 0.384 प्लस 0.5454। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.384 बटा, इसको जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ने पर होगा 4 दूनी 8, उसके बाद 4 दूनी 8 और ये हमारे पास हुआ 5 8 5 13 और 13 के 3, उसके बाद ये 4 3 7 1 8। और इसको कटाएंगे तो लगभग कटेगा C6H6। ये इसको हम कटाएंगे तो कटेगा लगभग 0.458। कटा दीजिएगा, ठीक है, ये शायद नहीं कटेगा। तो ये इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, आप लोग को शायद समझ में आया होगा। और देखिए ये एनसीईआरटी का जो बुक है वो शायद पेज नंबर आप लोग का होगा 37। इसमें इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है आपको 5 गो, जिसमें ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था और इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइएगा घर पे और उसको कमेंट करके हमको उसका आंसर भी दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में।